हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग इस क्लास में नदी तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। और नदी तंत्रों में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र और पंचप्रयाग के बारे में पहले ही वीडियोस में पढ़ा था। और आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आइए मैप के माध्यम से सिंधु नदी तंत्र को समझते हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी खास जानकारियां हैं वो आपके साथ साझा करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये उत्तर पश्चिम भारत का मानचित्र यहाँ दिखाया गया है। ये भारत की सीमाओं को दिखाया गया और ये नदियां हैं, जिसमें आप यहाँ से देख रहे होंगे ये रेड वाला लाइन ये सिंधु नदी को दिखाया गया, जो कि ये भाग पाकिस्तान, ये भारत और ये तिब्बत या वर्तमान में चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र। सबसे पहले मुख्य नदी सिंधु की बात कर लेते हैं हम लोग। सिंधु नदी जिसको जिसका प्राचीन नाम इंडस भी है, या फिर और प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो इसको सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय इसमें 7 बड़ी नदियों का मिलन होता था, इसलिए इसको सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। ये नदी मानसरोवर के निकट, मानसरोवर कहाँ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तिब्बत में यहाँ मानसरोवर है। उसके ठीक निकट बोखरचू है ना, बोखरचू नाम का हिमनद यानी बोखरचू ग्लेशियर स्थित है, जो कि लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहां पर से निकलती है सिंधु नदी? तो ध्यान रखेंगे कि मानसरोवर के पास ही बोखरचू नाम का ग्लेशियर है, जो कि 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहां से यह नदी निकलती है। इसकी जो मुख्य जलधारा है उसको सिनका बाग के नाम से भी जाना जाता है ना। ये जो जलधारा निकलती है बोखरचू हिमनद की, इसको सिनका बाब के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आप देख सक रहे हैं ये नदी जो सिनका बाब जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है। इसका प्राचीन नाम मैंने बताया आपको, ये सप्त सैंधव या फिर इंडस के नाम से। हालांकि इंडस नाम विदेशियों द्वारा इस नदी को दिया गया नाम है। तिब्बत में जब ये नदी बहती है तो इसको वहां पर सेंगगे चू के नाम से जाना जाता है ना। तिब्बत में इस नदी का नाम सेंगगे चू है, जिसका मतलब होता है शेर नदी, है ना, लायन रिवर। शेर नदी इसको के नाम से जाना जाता है। जबकि पश्तो, जो कि एक लैंग्वेज है जो इस क्षेत्र में बोली जाती है, या पश्तूनी भाषा जिसको कहते हैं, पश्तो में इसे अबाशेन के नाम से जाना जाता है। अबाशेन का मीनिंग होता है नदियों का पिता, फादर ऑफ रिवर, है ना। तो अबाशेन के नाम से जाना जाता है। जबकि चीनी भाषा में इसे शेंदु के नाम से जाना जाता है। तो ये तो नदियों के नाम हो गए कि किस भाषा में और कहां पर किस नाम से जाना जाता है। भारत में तो इसे सिंधु और पाकिस्तान में भी सिंधु के नाम से जाना जाता है। आपको ये पता होगा कि इस नदी के इर्द गिर्द में एक बहुत बड़ी सभ्यता और बहुत ही नियोजित सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे हम लोग इसी नदी के नाम पर सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यह नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। अभी कहीं कहीं आपको तिब्बत के जगह वो चीन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चीन ने तिब्बत के अधिकांश क्षेत्रों को ऑक्युपाइड कर लिया है, इस पर अपना दावा करता है। तो ऐसा आपको तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में ये नदी प्रवाहित होती है। यदि इसकी कुल लंबाई, इसके उद्गम से लेकर अरब सागर में गिरने तक की कुल लंबाई की बात करें तो विकिपीडिया के अनुसार 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। 3180 किलोमीटर लंबी है। लेकिन भारत में यह नदी लगभग 1114 किलोमीटर इसके ये प्रवाहित होती है। यानी भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर इस नदी की लंबाई भारत में है। जबकि इसका कुल अपवाह क्षेत्र यदि भारत में देखें कि भारत में कितने क्षेत्र में यह अपवाहित होती है, तो इसका कुल अपवाह क्षेत्र 3,21,289 यानी 3,21,289 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। जबकि इसका कुल प्रवाह क्षेत्र को देखा जाए तो इसका कुल अपवाह क्षेत्र 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, यानी 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में यह नदी प्रवाहित होती है। और यदि हम लोग यहाँ पर इन नदियों के प्रवेश को देखें तो भारत में दमचौक नाम का जगह है, जहां पर ये लेह
है ना, लेह में जो है दमचौक नामक जगह से जो है भारत में प्रवेश करती है। और लद्दाख के जो है 2 जिले, लद्दाख मंडल के 2 जिले, जिसमें एक लेह हो गया और दूसरा कारगिल हो गया, इन दोनों जिलों से प्रवाहित होते हुए जो है ये कहां निकल जाती है, पाकिस्तान में निकल जाती है। और पाकिस्तान में जो है गिलगित की घाटी, है ना, गिलगित की घाटी के बगल से होती हुई जो है दर्दिस्तान में, है ना, अटक की पहाड़ियों के पास दर्दिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और ये प्रवेश करके जो है आगे बढ़ते हुए आप यहां पर देख सक रहे होंगे, आगे चलती जाती है, जहां पर मिथनकोट नामक जगह पर इसके साथ जो है पंचनद, है ना, 5 नदियां, पंचनद मतलब क्या हो गया, पंच माने 5, नद मतलब नदी, 5 नदियां आकर मिलती है। ये जगह कौन सा है जहां ये पंचनद मिलती है, पंचनद जो है इसको मिथनकोट में मिलती है, पाकिस्तान के मिथनकोट में मिलती है। और इस पंचनद में आप जानते होंगे मुख्य रूप से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज जैसी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना। तो ये नदियां जो है इसमें आकर मिलती है। यदि हम लोग जो है इसकी सहायक नदियों की बात करें तो श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, निब्रा, सिंगर, गस्टिन और द्रास नदियां जो है प्रमुख नदी है जो कि इसमें मिलती है। यदि हम लोग कहें कि इसमें पहली मिलने वाली भारत की ओर से नदी है तो ये जास्कर नदी है, जो जास्कर श्रेणी के जो है पास से होकर प्रवाहित होती है, जहां से जो है भारत में सिंधु नदी का प्रवेश होता है। ये अटक की पहाड़ी से जैसे ही निकलती है, पाकिस्तान में यहाँ अटक की पहाड़ी से जो है निकलकर काबुल नदी जो है आकर इसमें मिल जाती है। यानी काबुल एक प्रमुख सहायक नदी है जो पहले पाकिस्तान में आकर कहा मिलती है, तो सिंधु नदी के साथ इस स्थान पर मिल जाती है, दर्दिस्तान, है ना। दर्दिस्तान वो जगह का नाम है पाकिस्तान में जहां पर यह नदी प्रवेश करती है। क्या नाम है उस जगह का, दर्दिस्तान। यानी ये पूछा जाए कि पाकिस्तान में किस स्थान से जो है प्रवेश होता है सिंधु नदी का, तो दर्दिस्तान में प्रवेश होता है। और भारत में किस स्थान से प्रवेश होता है, तो क्या कहेंगे, दमचौक से प्रवेश होता है। ठीक है, तो यहां से निकल करके जो है नदी आगे प्रवाहित होती है और आगे चलकर जो है अंत में कराची से जो है पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। जबकि जो है पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद जो है आप देखेंगे कि अटक की पहाड़ी से निकलने वाली जो है नदी काबुल नदी तो इसमें मिलती ही है, जबकि राइट साइड से, इसके नदी के राइट साइड से जो है कई और सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है। इसमें खुर्रम हो गया, तोची नदी हो गई, इसके अलावा जो है गोइम हो गया, बीबो हो गया, और जो है शंगर नामक नदियां भी जो है इसमें आकर मिलती है। और ये नदियां जो है सुलेमान की पहाड़ियों से, सुलेमान पर्वत का नाम आपको ध्यान में होगा, सुलेमान पर्वत जो है एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा इतिहास में किरथर और सुलेमान के बारे में। किरथर और सुलेमान पहाड़ियां क्या है, अब जानते हैं। इसी के बीच जो है दुनिया की एक प्राचीन जो है नगरीय बस्ती या सभ्यता, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, जहां पर जो है सबसे पहले खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ, मेहरगढ़, है ना। इसको मेहरगढ़ के नाम से जो है जानते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था जब इतिहास का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मेहरगढ़ जो है दुनिया की एक ऐसी सभ्यता है जिसने जो है सभी कालखंडों को जो है देखा है। यानी ऐतिहासिक सभी कालखंडों के दौरान जो है ये क्षेत्र मौजूद रहा है। तो यहाँ पर जो इन नदियों से, ये सुलेमान पर्वत से निकलने वाली ये नदियां हैं जो आकर के जो है सिंधु से मिल जाती है। और यूं कहें कि आपसे यदि पूछा जाए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब जो है डेफिनेटली जो है क्या होना चाहिए, सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और मैंने अभी बताया ही था कि मिथनकोट के पास जो है पंचनद इससे आकर मिलती है। पंचनद के कारण जो है ये क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, पंजाब। पंज मतलब 5, आब मतलब जो है पानी, यानी 5 पानी का क्षेत्र होने के कारण जो है ये इलाका जो है पंजाब के नाम से जाना जाता है, जिसका जो है कुछ भाग जो है अपने देश में है और विभाजन के बाद और कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में मौजूद है। यदि हम लोग जो है आगे इसके संदर्भ में और बात करें इस नदी के बारे में, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सिंधु नदी या सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि क्या है भाई, तो सिंधु जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु नदी जल के बंटवारे को लेकर जो है एक संधि हुई थी, है ना। किस वर्ष में हुई थी ये भी पूछा जाता है अक्सर, तो ये 1960 में हुई जल संधि है। 1960 में जो है ये जल संधि हुई।
और इसको कराने वाला इस जल संधि को वर्ल्ड बैंक के जो है मध्यस्थता से जो है इस संधि को जो है कराया गया था, जिससे जो है इसके पानी का जो है कितना प्रतिशत जो है भारत यूज करेगा और कितना, तो 30-70 का रेशियो जो है यूज ये लोग करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान का लाइफलाइन भी कह सकते हैं इस नदी को। चले आते हैं अब हम लोग जो है इसकी मुख्य सहायक नदियों की बात करते हैं। तो इसकी मुख्य सहायक नदी में जो है 5 प्रमुख नदियां हैं, जिसे हम लोग जो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास आदि के नाम से जो है जानते हैं। तो एक एक करके हम लोग जो है इन नदियों के बारे में भी जो है जानकारी लेते हैं। सबसे पहले झेलम की बात करें तो आप देख सक रहे होंगे ये झेलम नदी जो है ये दिखाया गया है आपको। झेलम नदी का जो है पुराना नाम या प्राचीन नाम जो है क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था वितस्ता। वितस्ता नदी जो है इसका नाम था। ये कहां से निकलती है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी के जो है वेरीनाग नामक झरने से निकलती है। कहां से निकलती है, तो पीर पंजाल के वेरीनाग झरने से जो है इसका उद्गम होता है। और इसकी कुल लंबाई यदि हम लोग मील में कहें तो 450 मील, या फिर किलोमीटर में कहें तो लगभग 725 यानी 725 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। इस नदी का प्रवाह जो है जम्मू कश्मीर, है ना, पीओके मींस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसको कहते हैं हम लोग, और खैबर पुख्तनख्वा जो कि पाकिस्तान का एक इलाका है, इससे होते हुए और पंजाब प्रांत से होते हुए जो है ये नदी बहती है। ठीक है, तो ये झेलम नदी हो गई। आप यहां देख सकते हैं ये लगभग 725 किलोमीटर लंबी नदी है। दूसरी नदी की बात करें तो जस्ट उसके नीचे जो है आप चेनाब नदी को देख सकते हैं। तो चेनाब नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था अस्किनी। प्राचीन नाम चेनाब का अस्किनी नदी था। और इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला, है ना, लाहौल स्पीति जिला पढ़े होंगे आप लोग उसके बारे में 7 या 8 क्लास में जो है उसके संदर्भ में जो है एक कहानी भी दी गई थी। लामाओं का जो है कहा जाता है कि नगर था ये, है ना, जहां लामा लोग जो है प्रार्थना करते हैं। तो लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश में 12 लाचा दर्रा, है ना, 12 लाचा दर्रा से जो है इसका उदय होता है। इसकी कुल लंबाई जो है 960 किलोमीटर है। हालांकि ये सबसे लंबी नदी नहीं है सहायक नदियों में। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सतलज सबसे लंबी सहायक नदी है ना। जितनी भी सिंधु की सहायक नदियां हैं उसमें सतलज सबसे ज्यादा लंबी नदी है ना। फिर भी ये भी काफी लंबी नदी हो गई चेनाब, और इसकी लंबाई जो है 960 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के जो है जम्मू जिले, पंजाब और पाकिस्तान के जो है मैदानी इलाके से होते हुए ये नदी जो है बहती है और आगे चल करके जो है मिथनकोट में जाकर मिलती है। चिनाब नदी को जो है हम लोग चिनाब की सहायक नदियों में कौन सा आ जाता है, तो आपने झेलम को देखा। झेलम चूंकि ऊपर से आ रही है लेकिन ये चिनाब की सहायक नदी है। तो सवाल उठता है कि क्यों ऐसा, क्योंकि ऊपर से आने वाली नदी में जो है ये मिलकर ये इसका नाम आगे जो है चिनाब नदी क्यों हो जाता है। तो जो नदी जो है ज्यादा लंबी होती है उसी नदी को मुख्य नदी माना जाता है और छोटी नदियों को जो है उसका सहायक नदी माना जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मैंने अभी बताया आपको चेनाब के बारे में, और ये जान लीजिए ये झेलम जो है झांग नामक स्थान पर, झेलम कहां पर झेलम जो है झांग नामक स्थान पर, यहां देख सकते हैं आप, ये झेलम आ रही है और ये चेनाब के साथ कहां मिली है, तो ये झांग नामक स्थान पर जो है चेनाब के साथ मिल गई है। इसका मिलन कहां हो रहा है, तो झांग में इसका मिलन हो रहा है, पाकिस्तान में स्थित है। तो चले आते हैं अब हम लोग रावी की बात कर लेते हैं। रावी नदी, रावी नदी जिसको जो है इरावती, इसका प्राचीन नाम जो है क्या है, इरावती प्राचीन नाम रहा है। ये जो है कांगड़ा जिला में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से कुल्लू पहाड़ी से इसका उदय होता है। कांगड़ा जिला रोहतांग दर्रा के पश्चिमी भाग में कुल्लू पहाड़ी से जो है इसका उदय होता है। और रावी की लंबाई कितनी है, तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मील में कहें तो 450 मील के लगभग। ठीक है,
और ये जो है हिमाचल प्रदेश से होती हुई जम्मू कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान में जो है जाकर के कहां मिल जाती है रावी? तो सराय सिद्धू नाम के जगह पर जो है जाकर किससे मिल जाती है? चेनाब से मिल जाती है। कहां पर मिलती है? सराय सिद्धू नामक स्थान पर ये चेनाब के साथ जाकर मिल जाती है। आ जाते हैं व्यास नदी। हालांकि व्यास नदी आप जान रहे हैं कि इन पंच नदों में जो है सबसे छोटी नदी है ना? क्वेश्चन सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु की जो है पंचनद सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन है? तो सबसे बड़ी सतलज है। और सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी? व्यास नदी। अब जानते हैं कि जो है पंजाब में जो है इसी नदी के नाम पर जो है एक शहर भी है। अमृतसर के जस्ट पहले का स्टेशन जो है व्यास स्टेशन है और इसी नदी के नाम पर उसका नाम जो है शहर का नाम भी जो है व्यास है। तो ये व्यास नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था? विपासा, है ना? इसका नाम क्या है? विपासा। और इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, विपासा नदी की जो है लंबाई 470 किलोमीटर। और कहां से निकलती है ये? तो ये व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश के ही जो है व्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रा के ही पास में है। देखिए ये तीनों नदियों का उद्गम आसपास है, सब रोहतांग दर्रा। यानी जो है रोहतांग दर्रा के निकट कौन कौन निकल रहा है? तो आप देख रहे हैं रोहतांग दर्रा में रावी भी है, ब्यास भी है, दोनों एकदम एक दूसरे के इर्द गिर्द है। जबकि जो है आप चेनाब को देख रहे होंगे वो बारालाचा दर्रा से निकलता है। तो व्यास नदी जिसका प्राचीन नाम विपासा है, व्यास कुंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रे के नजदीक है, वहां से निकलती है। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई से जो इसका उद्गम होता है, जबकि इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से प्रवाहित होते हुए जो है आगे व्यास नदी जो है किसमें मिल जाती है? तो सतलज में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? तो हरिक्के बांध में, जहां पर इसमें हरिक्के बांध बनाया गया है। व्यास देखिए यहां से इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये यहां से जो है यहां तक आती है और इधर से आने वाली जो है सतलज नदी में इस जगह पर जहां पर हरिक्के बांध है, हरिक्के बैराज में जाकर जो है वो समाहित हो जाती है ना? यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये दो राज्यों से होकर ये गुजरती है। अब आ जाते हैं इस श्रेणी में, यानी सहायक नदियों की श्रेणी में सबसे लंबी नदी सतलज की बात करते हैं। सतलज का प्राचीन नाम जो है शतुद्री है, जिसको जो है संस्कृत में शतुद्रु भी कहा गया है ना? संस्कृत में इसको शतुद्रु भी कहा गया है, जबकि जो है सामान्यतः इसे शतुद्री कहा जाता है। और प्राचीन यूनानी लैंग्वेज में जो है इस नदी को जो है क्या कहा गया है? जराद्रोश, है ना? यूनानी लैंग्वेज में इस नदी का नाम जो है कहा गया है जराद्रोश नदी, है ना? और ये जो है लगभग 4555 इस जगह हाइट है इसका, 4555 मीटर की ऊंचाई पर राकसताल, है ना? क्या जगह का नाम है? कौन सा ग्लेशियर है? राकसताल मानसरोवर के पास ही है। आप यहां देख सक रहे होंगे, मानसरोवर है, उसी के बगल में राकसताल है। तो ये राकसताल से जो है निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। आप देख सक रहे होंगे इसमें सबसे लंबी नदी जो है सतलज या सतलुज नदी जो है सबसे लंबी नदी है। और ये नदी कहां जाकर मिल जाएगी जो है चेनाब के साथ? तो ये बहावलपुर में जाकर मिल जाएगी, है ना? बहावलपुर में जाकर मिल जाएगी। और आगे बढ़कर ये जो है मिथनकोट में जो है ये सारी नदियां, यानी ये 5 नदियों का जल जाकर कहां मिल जाएगा? तो सिंधु नदी में मिल जाएगा। और ये फिर आगे प्रवाहित होते हुए अंत में कराची से, कराची यहां पर है ना, कराची से पूर्व में, है ना? ये नाम ऐसा है ना, हम लोग के यहाँ झारखंड में रांची और उसके ठीक जो है अपोजिट में यहाँ कराची। हम लोगों के यहाँ उड़ीसा में कटक, इसके ठीक यहाँ अपोजिट में अटक, है ना, पाकिस्तान में। तो खैर जो भी हो, तो ये नदी जो है 1450 किलोमीटर लंबी नदी है, जो तिब्बत, है ना, या आप चीन समझे या तिब्बत समझे, आपका विचार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। पंजाब फिर से कहा इसलिए क्योंकि पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, जो पश्चिमी पंजाब है। तो इन सारे क्षेत्रों से होती हुई जो है बहती है और जाकर सिंधु में जाकर मिल जाती है। ये दुनिया की जो है लंबी नदियों में से जो है एक प्रमुख नदी है और इसका
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी जो है बहुत ज्यादा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और लाइक करें। थैंक यू।